नमस्कार। पवित्र गुरु दिवस के अवसर पे भारत की सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर की चिंतन शिविर में मंच पे उपस्थित देश के जाने माने प्रशासक, शिक्षाविद तथा उनको अगर हम कर्मयोगी कहे वो उचित होगा, ऐसे डॉक्टर हसमुख आढ़िया जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आदरणीय सचिव डॉक्टर विनीत जोशी जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार बर्नवाल जी तथा आज इस कार्यक्रम की 2 दिवसीय इस शिविर की मुख्य पुरोधा आयोजक गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आदरणीय वाइस चांसलर रमाशंकर दुबे जी तथा सभी महानुभाव भाई और बहनों और अन्य साथीगण, मित्रों, हम सबकी सौभाग्य है हम लोग एक अच्छे प्रसंग को लेके अच्छे मन से पवित्र गुरु दिवस के अवसर पे 2 दिन के लिए एकत्रित हुए हैं और इसकी गंभीरता और बढ़ी। मैं इसे आढ़िया जी को बहुत सालों से जानता हूं, यानी पिछले 11 साल से जानता हूं। उनके बारे में पहले से थोड़ा सुना था, लेकिन पिछले 11 साल से उनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम करने का अवसर मिला, इसलिए मैं उनको जानता हूं। वो भले ही जीविका में प्रशासक रहे, लेकिन वृत्ति में वो शिक्षाविद हैं, एक मौलिक चिंतक हैं। उन्होंने जिस तरह की आज एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया, शायद आने वाले 2 दिन हम जो समय बिताएंगे आपस में विचार विनिमय होगा, निश्चित रूप में ये हमारे लिए एक मार्गदर्शिका, पाथवे और हैंड होल्डिंग करने के लिए एक हमको अवसर मिलेगा, अवसर देगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं आज की उद्घाटन सत्र में उनकी विषय रखने के लिए। मित्रों, हम लोग एक इस समय में एकत्रित हुए हैं जिसकी हर एक कालखंड की, हर एक समय का एक अपने आप में महत्व रहता है। इस समय में हम लोग जब एकत्रित हुए हैं और हमारी दायित्व बनती है भारत के बारे में चर्चा करना, भारत की बौद्धिकता के बारे में चर्चा करना, केवल चर्चा नहीं करना, उसको आगे कैसे ले जाना, समय के हिसाब से टाइम अप्रोप्रिएट, कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट हम उसको कैसे ले जाएंगे, इस प्रकार की दायित्व इस गुरु समूह के कंधे पे है, ऐसे मैं मानता हूं। मित्रों, भारत एक प्रजातंत्र है। विश्व सभ्यता में अनेक प्रकार की व्यवस्था प्रणाली जारी है। सबकी अपनी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है, एक उपलब्धि की समीक्षा होती है, उनको कैटेगराइजेशन किया जाता है। एक बढ़ती हुई अर्थनीति में, एक इमर्जिंग इकोनॉमी में जिसने डेमोक्रेसी को अपना पाथवे माना, उसमें जिसकी विरासत भी है, ऐसा नहीं कि हमें कोई नया देश, नया राष्ट्र है, जिसकी कुछ विरासत है, उस बैकग्राउंड में हमने अनेक चीज उपलब्धि किया है। हमारी लंबी विरासत है। हमने आजादी के उपरांत यानी 47 के उपरांत पिछले लगभग 7 दशकों में अनेक चीज उपलब्धि किया, इसीलिए आज हम इस मंच पे एकत्रित हुए हैं। अभी आढ़िया जी अपने विषयों को रखते हुए उन्होंने कहा, अगर हम सात्विक ना होते, अगर हम सिर्फ तामसिक होते तो यहां नहीं पहुंचते। हम राजसी गुणों वाले हैं, हमारे अंदर सात्विकता निश्चित रूप में है। मित्र, रेस एमंग इक्वल्स में
जिसमें गुण होता है वो ऊपर जाता है। हम सब इस दायित्व में आए हैं ना, हमारे पास कुछ ना कुछ भगवान प्रदत्त गुण है। मित्रों, इस समय में हमारे सामने कोई भी इस प्रकार के जब शिविर में एकत्रित होते हैं, उसके एक उद्देश्य रहता है, उसकी एक फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन हमारे सामने हुई। मैं कुछ समय में आने वाले 10-15 मिनट में थोड़ा उसकी जो मेरे मन में जो उसकी टारगेट के बारे में आ रहे हैं, हमारी स्पेसिफिक कोई भी विषय को लेकर जब हम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, उसकी एक पूरा डिटेलिंग होने की आवश्यकता होती है। उसको बहुत पहले से योजना बनानी पड़ती है, और उस लक्ष्य और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर एक ही प्लेट में ज्यादा लोग समझेंगे और काम करेंगे, तब जाकर वो लक्ष्य पूरा होता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 चीज हमारे सामने रखा है। रखा तो अनेक चीज है, लेकिन जब हम वाइस चांसलर्स की चिंतन शिविर में एकत्रित हुए, मैं आपको कहूं 2 चीज हमारे सामने प्रमुखता से लक्ष्य करके हैं। हमारे सामने लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक स्तर तक ले जाना। उसको कहा गया डेवलप्ड नेशन में हम खुद को परिवर्तित करेंगे। क्या डेवलप्ड नेशन की जो आज वैश्विक परिभाषा है वो हमारी परिभाषा होनी चाहिए, या हम डेवलप्ड नेशन की, एक समृद्ध राष्ट्र की, विकसित राष्ट्र की अपना पैरामीटर्स भी बना सकते हैं, अपने वैल्यूज भी बना सकते हैं। भारत ऐसे ही धनी देश है, यानी संस्कृति से, विरासत से हम अपना ही पैरामीटर बना सकते हैं। कोई भी सोसाइटी में इस प्रकार की वर्णन समाज की और दायित्व की और नागरिकों की कर्तव्यों के बारे में इतना होलिस्टिक चिंतन कभी नहीं हुई होगी। यह हमको कर्मयोग की तत्व हमको विरासत में मिली है। इसलिए जो डेवलप्ड नेशन की लक्ष्य हमारी 2047 है, तो मैं एक बार आपके सामने कहना चाहूंगा, मोहर रखूंगा, वो भारतीय मॉडल ऑफ डेवलप्ड नेशन होनी चाहिए। पाश्चात्य की चौकाचौंध भौतिक चाहे 6 उपलब्धि को हम डेवलप्ड नेशन ना माने। जब हम 47 तक पहुंचेंगे, एक प्रजातंत्र की मार्ग में पहुंचेंगे। प्रजातंत्र की अपने आप में एक पेन रहती है, एक चुनौती रहता है कि हम वाइस चांसलर होके जो हम निर्णय करते हैं वो सच में हम प्रजातंत्रिक करते हैं। हमारा एक दायित्व है, हमारा एक भूमिका है, लेकिन उस भूमिका को निभाते हुए हमने सभ्यता की जो चरित्र है, हमें परामर्श करके करना, चर्चा करके करना। ये सिर्फ पाठ्य पुस्तकों के विषय नहीं है, लेक्चर्स की विषय नहीं है, प्रवचन के विषय नहीं है, प्रजातंत्र प्रैक्टिस के विषय है। उस प्रजातंत्र को प्रैक्टिस करते हुए जब हम 2047 की भारतीय पद्धति ऑफ डेवलप्ड नेशन, भारतीय व्यवस्था के आधार पे, भारत की विरासत के ऊपर, संस्कृति के ऊपर हम डेवलप्ड नेशन की परिकल्पना कर रहे हैं, मैं मानता हूं हमारे सामने सबसे जिम्मेवारी शिक्षा जगत को है। उसमें से उच्च शिक्षा जगत को उसको लीडरशिप देने की आवश्यकता है। मित्रों, आज हमारे सामने अगर हम पिछले 11 सालों की, जिसे अभी अड़िया जी ने कहा कि भारत में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संयोग से 2020 में, हम कहे 2020 में, लेकिन 2014 के उपरांत उस विषय में चिंतन मनन शुरू हुई थी। धीरे धीरे उसको 6 साल लगा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने में, एक फिलोसॉफी के नाते उसको सामने ले आने में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने एक क्लैरिटी की पथवे है हमारे सामने। जब अगर हम उस 10 साल की, पिछले 10 साल की, 11 साल की एक समीक्षा करते हैं, 2014-15 की बेसलाइन डाटा से आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन। उसमें से महिलाओं की सबसे ज्यादा हुई है 38%। हमारी पीएचडी स्कॉलर्स की संख्या बढ़ी है। हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट्स की 14 की तुलना में अभी 10% ग्रोथ हुई है। एससीज की, शेड्यूल्ड कास्ट की हमारी 8% ग्रोथ हुई है। हमारी यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ी है, हमारी कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है। और हमारे सामने आज लक्ष्य है 2035 तक, हम 2035 तक इसको 50% तक पहुंचाएंगे। भले ही एनईपी में उसको 50% लिखा है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति
थोड़ा उसमें से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। मित्रों, मैंने कभी एक हिसाब लगाया कि भारत की जन्म पंजिका को, बार्थ रजिस्ट्रेशन को अगर हम देखेंगे तो हर एक एज ग्रुप में लगभग आज की बार्थ रेट के हिसाब से लगभग एब्सोल्यूट नंबर में 2 करोड़ लोग होते हैं। अगर हम उच्च शिक्षा में जो एज ग्रुप है उसमें आज हमारी GER लगभग 4.5 करोड़ हुआ है एब्सोल्यूट नंबर में, और ये 26-27% है। इसको लक्ष्य हमारी है 50% करना आने वाले 10 साल के अंदर, और ये संख्या एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ के हो जाएगा लगभग 9 करोड़। क्या आबादी में उतने ही लोग होंगे 9 करोड़ उस एज ग्रुप में? नहीं। हमारे सामने वाइस चांसलर मित्रों के सामने, गुरुओं के सामने 2 चुनौती है। हम सिर्फ अपने विजन को, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कैंपस की चौहदी तक सीमित नहीं रख सकते। वी कैनॉट कन्फाइन आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आइडिया ओनली अप टू 4 वॉल ऑफ आवर कैंपस, बाउंड्री वॉल ऑफ आवर कैंपस। हम सोसाइटी की लीडर हैं। मैं उसी एज ग्रुप में लगभग उतना ही संख्या बाहर है जो वर्कफोर्स में है, जॉब मार्केट में है। ये एक दायित्व हमारे सामने है। लगभग 20 करोड़ यंगस्टर्स की कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना, कैपेसिटी बिल्ड करना, उनको उस कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी को एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में डालने का दायित्व 2047 तक हम लोगों के कंधे पे है। इसी के बारे में NEP ने अनेक उल्लेख किया है, अनेक विषयों को उल्लेख किया है। मित्रों, उतना ही दायित्व नहीं, और एक बड़ा दायित्व है। हमारी आज की परिसंख्यन में हमारी वर्किंग एज ग्रुप 15 to 59, ये एज ग्रुप में भारत में लगभग 90 करोड़ लोग हैं आज की पॉपुलेशन में। उसकी लगभग 56% वर्कफोर्स में कन्वर्ट होती है। बाकी लोग सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था के कारण, कंपल्शंस के कारण या अपॉर्चुनिटी नहीं होने के कारण वर्कफोर्स में नहीं आ पाते हैं। भारत को अगर डेवलप्ड इकोनॉमी होना है तब हमारी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को कम से कम 75 तक ले जाना है। अगर वो 75 होता है 90 करोड़ की, ये लगभग 75 लाख करोड़ हो जाएगा। मित्रों, नीचे यंगस्टर्स 20 करोड़, थोड़ा ओवरलैपिंग होगा, और 50-60 करोड़ लोग ऊपर की पॉपुलेशन में। 75 करोड़ यानी देश की लगभग आधे लोगों की, आधे लोग किसको देखेंगे, किस और उनकी अपेक्षा है? उनकी अपेक्षा भारत की हायर एजुकेशन इकोसिस्टम के ऊपर है। कैसे होनी चाहिए, जिसके बारे में अभी आडिया जी ने हम लोगों के सामने एक ब्लूप्रिंट रखा, एक फिलोसॉफी रखा। हम कोशिश करेंगे, NEP वही कहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जगह मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को या इंटरप्रेट नहीं करूंगा। 5 साल हो गए हैं। मैं आप लोगों को एक चुनौती देता हूं, एक अपेक्षा भी रखता हूं, एक आपकी परम कर्तव्य ऐसे आप मानोगे, ऐसे मैं विश्वास करता हूं। हमें हर एक यूनिवर्सिटी की अपने अपने मॉडल की NEP इंप्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी की पेपर चाहिए। ब्रॉड फंडामेंटल्स हमारे सामने है। भारतीय भाषा आधारित होनी चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित होनी चाहिए। इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगा, इसको हमें मल्टी डिसिप्लिनरी करना पड़ेगा, इसको हमें इंक्लूसिव करना पड़ेगा, इसको हमने अफोर्डेबल करना पड़ेगा, इसको हम लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। हम इस दम्भ में और नहीं रह सकते हैं कि भाई चैट GPT क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करवाती है, इसलिए हम चैट GPT में घुसेंगे नहीं, AI में घुसेंगे नहीं। चैट GPT नहीं, AI में घुसेंगे नहीं। हम अपने कैंपस को चलाते हुए मेटावर्स को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, ऐसा शायद सोचना उचित नहीं होगा। यह करते करते कि हम मौलिक विषयों को छोड़ें, हमारे विरासत को छोड़ें, हमारे मूल्यों को छोड़ें। मित्रों, सारा चीजों को अगर आर्टिकुलेशन करने का सर्वोच्च जिम्मेवारी कोई व्यक्ति है तो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। मित्रों, वाइस चांसलर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वाइस चांसलर एक कल्चर है। वाइस चांसलर एक लिविंग कल्चर की
आइडियल कल्चर की जीता जागता एम्बेसडर है। अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, अपने उदारता, अपने दृष्टि, अपने टीम वर्क की अप्रोच, हमारी अंदर खुद की डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मैं ये धृष्टता नहीं करूंगा, ये सब आप में नहीं है। आप में नहीं है तो ये इंस्टीट्यूशन नहीं होता। लेकिन मित्रों, इस विषय में जब चिंतन सत्र जैसे कुछ वर्ग में हम बैठते हैं, तब हमारे सामने एक विषय स्वाभाविक आता है कि हमें कुछ विषयों को बीच बीच में याद करते रहना चाहिए। मंदिर और पुजारी और घंटी, ये तीनों स्थायी है। मंदिर भी वही है, उसमें घंटी भी है। पुजारी रोज कोई सुने या ना सुने, कोई भक्त आए या ना आए, वो जाके एक बार निर्दिष्ट समय में जाके घंटी बजा के आते हैं, दीप लगा के आते हैं। हमारी भूमिका ही ऐसे ही है। समाज में अगर एक जागृति लाना है, एक अलग जाना है, तब हमें यह प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ेगा। मित्रों, ये सारे विषय में केंद्र में कौन है? क्या टीचिंग फैकल्टी केंद्र में है? क्या पेरेंट्स केंद्र में है? या किताब छपाने वाले केंद्र में है? क्या एडुटेक के नाम पे जो हमारे पास टेक्नोलॉजी लेके आते हैं वो केंद्र में है? या हमारे विद्यार्थी केंद्र में है? हमें एक रचना बनानी पड़ेगी जिसमें हमारी विद्यार्थी, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हमारी। कभी कभी हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं देश की स्टूडेंट यूथ मूवमेंट से निकल के आया हूं। मेरे को कभी कभी लगता है कि अगर हम अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को थोड़ा ही आदर करें, थोड़ा ही उनको समझे। कभी कभी लगता है, विशेष करके वाइस चांसलर महोदयों को ये लगना स्वाभाविक है, स्टूडेंट ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकता है? करता ही है, आप क्या करोगे आगे? लेकिन अगर हम उनके साथ कोई रैपो, उनके साथ उनको मन को समझाना, भले ही वो इरेशनल बात कहे, लेकिन अगर उनसे हम संवाद करते हैं, शायद समाधान उसमें से है। समाधान बिना संवाद के संभव नहीं है। लगभग 70% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग एक 99% स्टूडेंट को हम संभाल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं। सबकी दृष्टि, सबके विचार, सबकी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अराजक तत्व रहते ही हैं, लेकिन 99% व्यवस्था को स्वीकार करने वाले लोग भी रहते हैं। चुनौती है कि हम उनको पहुंच सकते हैं क्या? इसलिए हमारी अप्रोच सारे विषय में स्टूडेंट्स सेंट्रिक होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स की अपना एक इनहेरेंट क्वालिटी है, इंस्टीट्यूशंस की भी अपना अपना क्वालिटी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर मैं उनको कोट करूं, व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू इज इनर स्ट्रेंथ। जो कर सकता है वो उसकी निजी ताकत है, इनर स्ट्रेंथ है। बट व्हेन वी एडेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ इन देयर होराइजन, when we added institutional strength, that expand their horizon of thinking, उनकी चिंता करने की प्रक्रिया असीम हो जाती है। ये सारे युवा अवस्था में विद्यार्थियों को मिलता है। और हमारी स्टूडेंट्स देश की स्ट्रेंथ है, हमारी स्टूडेंट स्ट्रेंथ नेशनल स्ट्रेंथ है। मित्रों, मैं ये सारा विषय में आज इस समय में हम लोग हैं, विश्व की अर्थनीति बदल रहा है, विश्व की समाज नीति बदल रहा है, विश्व की राजनीति बदल रहा है, विश्व की कूटनीति बदल रहा है। ये सारे एवर इमर्जिंग व्यवस्था में हमारी लीडरशिप, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी थॉट क्लैरिटी, जो एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति को अपनाएगा, इतिहास बनाने के लिए कुछ सदी लगती है, लेकिन संस्कृति बनाने के लिए कई सदियों की इतिहास लगती है। भारत में ज्ञान की अपने आप में, शिक्षा के अपने आप में स्थान सर्वोच्च है। हमारी सौभाग्य, हम सब उस विरासत के अनुयायी हैं, हम उस विरासत के प्रैक्टिशनर हैं। मित्रों, हमारी कंधे में बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। केवल भारत की 75 करोड़ लोगों की नॉलेज लेवल को एनहांस करना, उनको कॉम्पिटेंट बनाना, उनको वर्कफोर्स में ले आना, इतना ही नहीं है। विश्व की
गरीब तबके के लोग आज भारत की ओर देख रहे हैं, पहले भी देख रहे थे। ऐसा नहीं कि हम ये मौका, इस प्रकार के अवसर पहली बार आ रहा है। अगर ऐसे होता तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन सिविलाइजेशन की इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। आखिर बुद्ध की ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया भारत से ही तो, इस विचार तो भारत की है। अगर विश्व की इतने बड़े मात्रा में बुद्धिज्म के आज अनुयायी है, यह भारतीय ज्ञान परंपरा की एक्सटेंशन है, इसे हम मानना चाहिए। आज भी कहते हैं कि विश्व की अनेक अग्रणी यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी की जो डॉक्यूमेंट और पढ़ाई की व्यवस्था है, अनेक भारतीय विश्वविद्यालय में वो नहीं है। पिछले लगभग आजादी के उपरांत पिछले 100-200 साल में भारत की अर्थनीति कॉलोनी के कारण इतनी मजबूत नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की परंपराओं को, ज्ञान को इतने गहराई से क्यों अध्ययन किया जाता है? क्यों कम दिनों में योगा एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण की विषय हो गया? क्या ये कुछ स्पोर्ट्स है क्या? यह एक जीवन प्रणाली है, एक जीवन पद्धति है, ज्ञान की, मन बुद्धि ज्ञान को एकत्रित करने का एक उपक्रम है। यह भारतीय परंपरा है। मित्रों, एक एक चीज को अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी, पूरा दुनिया आज पर्यावरण के लिए चिंतित है, क्लाइमेट कंसर्न आज बहुत विषय बन चुकी है। इसकी अंडरस्टैंडिंग भारत की जीवन प्रवाह में शुरू से ही है। भारत की अनपढ़ लोग, जिसको हम इलिटरेट आज कहते हैं, उनको भी पेड़ पौधा, पानी, पवन, वायु, ये सारे के बारे में एक इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग है। मित्रों, ये विरासत में इसी को कहा जाता है इतिहास। इसी से ही संस्कृति और परंपरा मजबूत होती है। हम ये सारे करते, जिसके बारे में सबने भी कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी इसकी एक मूल स्तंभ है। मित्रों, इस सारे पृष्ठभूमि के अंदर हमारी ये सब होगा कैसे? मित्रों, परिवर्तन सिनेमा या कोई अच्छे चित्र या कोई अच्छे वीडियो से नहीं होती है। आजकल दिनों में तो सोशल मीडिया ही नया गुरु बन चुके हैं, इन्फ्लुएंसर ही गुरु बन चुके हैं। मित्रों, ऐसे नहीं होगा। ये समाज जीवन में इस प्रकार की तरंग बीच बीच में आता है, ये सब तरंग ही है, लेकिन गंभीरता के साथ इसको सोचने वाले लोग ही एक परिवर्तन कर सकते हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था में, आज हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे हैं। आप में से अनेक मित्र पहले कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे होंगे, या प्रोफेसर रहे होंगे, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम किए होंगे। इस सारे में एक क्रीम यहां बैठा है। भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रमुख लीडरशिप यहां बैठा है, और जहां हम एक अच्छे दिन में बैठे हैं। आज हमें कुछ संकल्प करने की समय आई है। कुछ हम लोगों को एकत्रित करके एक नई शिक्षा संस्कृति 21वीं सदी में, अगर भारत को आने वाले 2 दशक के अंदर एक भारतीय मॉडल ऑफ विकास, जिसमें समग्रता है, जिसमें एकात्मता है। भारत में हम एक चीज को, जीव और निर्जीव, एक दोनों विषय को हम अलग नहीं माने हैं। हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं। फाइनली फिजिक्स की टाओ फिजिक्स में जो विज्ञान के महानुभव यहां बैठे हैं, वो मेरे से इस विषय को मैं उनसे कभी समझना चाहूंगा। एटम पार्टिकल में ही, इंफिनिटी के अंदर ही, शून्य के अंदर ही परमात्मा बैठता है, गॉड पार्टिकल होता है। यह विज्ञान को भी स्वीकार करना पड़ रहा है। यह सोच भारतीय व्यवस्था में ही है। इसको एकात्म जीवन दर्शन को हमने माना है। हम एकांगी नहीं हो सकते, हम इंटीग्रेटेड है। एकात्म मानववाद की जो दर्शन हम लोगों के सामने है, ये भारतीय दर्शन की, जिसको बार बार हमारी ज्ञान सभ्यता ने रेनेसांस के रूप में उसको सामने लाया है। मित्रों, 21वीं सदी में भारत को विश्व की जिम्मेवारी लेना ही होगा। भारत की नहीं, दुनिया की जो न्यू ऑर्डर आ रहा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ग्लोबल फोरम पे कहा है, अगर एआई एज ए न्यू इंस्ट्रूमेंट है, हमें इसमें से एथिकल एआई के बारे में सोचना पड़ेगा। मशीन कितना तक सोचेगा और मनुष्य कितना तक सोचेगा।
ये सारे में जो आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सोचे हैं, मैं अगर 5 विषयों में अगर हम अपना अतीत को सेलिब्रेट करना है, अगर हमारी प्रेजेंट को हमें सेलिब्रेट करना है, इस 2 सेलिब्रेशन के पिलार पे हमें एक फ्यूचर की सृजन करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट ए न्यू फ्यूचर। उसके लिए आने वाले 2 दिन में मैं तो ये अपेक्षा रखूंगा, इस प्रकार की चिंतन शिविर आप सभी की कैंपस में भी होनी चाहिए, आपकी इन हाउस लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए। आर्या जी जैसे महानुभव एक आधा में जाएं, लेकिन आप ही लोग बैठो, वाइस चांसलर उसकी लीडरशिप लें। आप नहीं करते हो ऐसा भी नहीं, आपकी एकेडमिक काउंसिल है, आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेकिन उस बंधन को तोड़िए। आप चुनिंदे 10, 20, 50, 60 लोग बैठे, 2 दिन बैठे, 2 रात रहे इकट्ठा, सहवास करें, योगा करें, और ये इस विषय पे लेके बैठे कि मेरे यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में नेट जीरो हो पाएगा क्या? मेरे यूनिवर्सिटी कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कर सकता है क्या? मेरे यूनिवर्सिटी इतना ही आकर्षित होगा कि दुनिया के विद्यार्थी वहां पढ़ने आए थे, ऐसे ही नालंदा लोग पढ़ने नहीं आए थे। मैं कभी इस प्रदेश के एक शहर में गया था जहां संयोग और सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ था, बड़नगर में कभी हुएनसा आए थे। चाइनीज परिव्राजक भारत की अनेक स्थान गए थे, उसमें गुजरात के बड़नगर भी आए थे। मित्रों, क्या था इस समाज में, क्या मॉडल था? क्या हम उस आधार पर, हमारे विरासत के आधार पर, आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारा यूनिवर्सिटी को हम एक आइडियल पॉइंट नहीं बना सकते हैं क्या? सिर्फ एक मटेरियल इंस्टीट्यूशन नहीं, एक फिजिकल इंस्टीट्यूशन नहीं, एक फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूशन, जहां उस इलाका के, उस समाज के लोगों के आकर्षण हो। कोई मेरे मन में समस्या है तो मैं गुरु को जाके पूछ के आऊं, मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी घूम के आ जाऊं। मैं इन दिनों में कुछ यूनिवर्सिटियों को घूम के आया हूं। मित्रों, मैं आपकी काबिलियत को कितना भी प्रशंसा करूं वो कम होगा। ये आप NIRF और NAC इसमें आना ही चाहिए, लेकिन उसकी स्पर्धा में मत पड़िए। नहीं करना चाहिए, मैं वकालत नहीं करूंगा, करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को NIRF में अपने आप के साथ कंपटीशन करके ऊपर आना ही पड़ेगा। NAC में सबको हाई स्कोर तक जाना ही चाहिए। लेकिन मैं इसी सीमित संसाधनों में कुछ यूनिवर्सिटियों को देखा जिन्होंने अच्छा काम किया है, कम समय में किया है। कुछ विरासत में हमारे साथ चुनौती है, चुनौती भी हमको ध्यान में है, संभावना भी हमारे सामने है। हमको लीडरशिप लेना पड़ेगा। अगर मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि हमें भारत के अंदर से एक नेक्स्ट जेन की इमर्जिंग एजुकेशन सिस्टम देना है, जो विरासत से मजबूत होगा, AI का भी दक्ष होगा, जिस एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, विज्ञान के छात्र समाज विज्ञान में भी उतना ही प्रभावी होगा, इतना भी तज्ञ होगा, भारतीय भाषाओं के ऊपर उसको उतना ही अनुराग आसक्ति होगा। उसकी मस्तिष्क से सदैव नवाचार की कल्पना सृजन होने की आवश्यकता है, इनोवेशन सेंट्रिक होना चाहिए। उसकी अंदर हमें ऐसे एक चरित्र लाना पड़ेगा जो समावेशी होगा, सामग्रिक होगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कहेगा कि भाई देश की अर्थनीति जैसे भी जाए, मेरा इंजीनियरिंग डिजाइन तो ठीक होगा। ये नहीं चलने वाला है आने वाले दिनों में। मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक ये दोनों परिपूरक है। मित्रों, इसकी समाधान तब जाके हो पाएगा अगर हम इसको भारतीय शिक्षा प्रणाली करके हम उसको इमर्ज कराएंगे। एक नई आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जिसमें भारतीय भाषा, भारतीय विरासत पे विश्वास है, जो टेक्नोलॉजी को विश्वास करता होगा, जो इमर्जिंग होगा, होलिस्टिक होगा, तब जाके हम एक न्यायोचित समाज की परिकल्पना कर पाएंगे। मैं अपेक्षा रखूंगा ये 2 दिन में सारा चीज इकट्ठा हो जाएगा, ये भ्रम में मैं भी नहीं हूं। लेकिन हमें 21वीं सदी में NEP को सृजन करना, इंप्लीमेंटेशन की 5 साल के ऊपर आना, हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक टाइम फ्रेम बनानी पड़ेगी
अगर हम 2035 तक 50% GR करेंगे, जिसमें मैं और एक ऐड ऑन किया कि हमारी दायित्व बनता है आबादी की आधे लोगों की स्किल, रीस्किल, अपस्किलिंग की दायित्व लेना पड़ेगा। तब हमारी नीति क्या होगा, हमारी मूल्य क्या होगा, हमारी वैल्यूज क्या होगा, हमारी मॉडल क्या होगा। मित्रों, कोई भी समाज तब मजबूत होता है जब उसकी विद्वान उस समाज को समझते हैं, उसके लिए योजना बनाते हैं। आप भारत की सबसे सर्वोत्तम विद्वान समाज की प्रतिनिधि हो। आप भारत की सिर्फ आपकी दायित्व आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है, आपकी दायित्व नया भारत को, आधुनिक भारत को लीडरशिप पोजीशन में रह के आगे ले जाने के आपका दायित्व है। मैं आपको इस 2 दिन की चिंतन शिविर में फिर स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद।